हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस ट्रेनिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जी हां दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे मेमोरी रिकॉल्ड क्वेश्चन की। और ये मेमोरी रिकॉल्ड क्वेश्चन है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के, जो 2 जनवरी 2020 को स्केल 1 to 2 में आए थे। हमारे एक साथी दोस्त श्री सुनील मिश्रा जी ने भेजा था, तो उनको धन्यवाद करते हुए चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे मेमोरी रिकॉल्ड क्वेश्चन की, जो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के स्केल 1 to 2 में आए थे जनवरी 2020 की तारीख पर। जी हाँ दोस्तों, ये जो सवाल हैं ये आपको काफ़ी मददगार होंगे आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी करने के लिए। एक ट्रेंड पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। पहला सवाल है, व्हाट इज द नॉर्मल लिमिटेशन पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन हैज अराइजन फॉर फाइलिंग द कंप्लेंट बिफोर डिस्ट्रिक्ट कमीशन अंडर कोपरा एक्ट। कहा गया है कि नॉर्मल लिमिटेशन पीरियड क्या है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अगर कोई ग्राहक कस्टमर जो है वो शिकायत करना चाहता है तो उसकी घटना घटित होने के कितने दिनों तक वो कोपरा एक्ट के तहत शिकायत कर सकता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, डिस्ट्रिक्ट फोरम में। आपके ऑप्शन है 1 साल, 2 साल, 3 साल और कभी भी कर सकता है, नन ऑफ दीज। जी हाँ, अगर आपको इसका उत्तर पता है तो कमेंट सेक्शन में भी आप लोग अभ्यास कर सकते हैं। अगर आपका अभ्यास हो जाएगा मेरे उत्तर बोलने से पहले आप कर सकते हैं, नहीं तो मैं बता दूं इसका सही उत्तर है 2 साल। जी हाँ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में अगर वो कंप्लेंट करना चाहते हैं तो उनको कॉज ऑफ एक्शन से, जिस तारीख से घटना घटित हुई है उससे वो 2 साल के अंदर ये शिकायत कर सकते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। तो इसका सही उत्तर है 2 साल। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 2 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। सवाल नंबर 2 में देखिए क्या बोलता है। ए कंसर्न हैज रिसीवेबल ऑफ ₹20 lakhs एंड इट्स सेल फॉर ईयर आर 120 lakhs। व्हाट इज द एवरेज डेप्ट कलेक्शन पीरियड। जी हाँ, यहाँ पर डेप्ट वेलोसिटी रेशियो, जिसको डेप्ट कलेक्शन पीरियड बोलते हैं, वो निकालने के लिए पूछा गया है। किसी कंसर्न का, किसी फर्म का रिसीवेबल जो है 20 lakhs है, मतलब 20 lakhs उधारी है जो आने वाला पैसा है, और पूरे साल का सेल 120 लाख है, तो उसको डेप्ट कलेक्शन पीरियड कितना होगा, एवरेज डेप्ट कलेक्शन पीरियड निकालना है। तो इसका फॉर्मूला हमने पुराने वीडियो में, डेप्ट कलेक्शन जो बैलेंस शीट वाले वीडियो में भी बताए थे, और इसके ऑप्शन दिए हैं। देखिए, पहला ऑप्शन है 1 month, दूसरा 2 month, तीसरा 3 months और चौथा जो है 6 month। उम्मीद करता हूं कि आप लोग कैलकुलेशन कर लिए होंगे, लेकिन मैं बता दूं डेप्ट कलेक्शन पीरियड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो रिसीवेबल है, जो टोटल डेप्ट है, उसको डिवाइड करते हैं टोटल सेल से, डिवाइडेड करते हैं, सेल से डिवाइड करते हैं और 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका डेप्ट कलेक्शन पीरियड निकल जाता है। तो यहाँ 20 जो है रिसीवेबल है डिवाइडेड बाई 120 जो सेल है इंटू 12 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 2 महीना। जी हाँ, 2 महीना यहाँ ये सही उत्तर है इसका, 2 months। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। व्हाट इज इनकोएट इंस्ट्रूमेंट। व्हाट इज इंचोएट इंस्ट्रूमेंट। जी हाँ, ये इंस्ट्रूमेंट क्या है, आपके ऑप्शन है ओपन इंडोर्समेंट, फुल इंडोर्समेंट, इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट या नन ऑफ दीज। जी हाँ, इसमें पूछा गया है इंचोएट इंस्ट्रूमेंट के बारे में और इसका सही उत्तर है ये इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट है। इसका सही उत्तर है सी, इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट है, जिसको इंचोएट इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर सवाल नंबर 4 कुछ इस प्रकार है। सवाल नंबर 4 में पूछा गया है, व्हाट इज द मैक्सिमम मोरेटोरियम इन एजुकेशन लोन। जी हाँ, एजुकेशन लोन स्कीम में मैक्सिमम मोरेटोरियम कितना होगा। आपके ऑप्शन ए है स्टडी पीरियड, बी है स्टडी पीरियड प्लस 6 month, सी है स्टडी पीरियड प्लस 1 year एंड डी है नन ऑफ दीज। जी हाँ, पूछा गया है मैक्सिमम मोरेटोरियम पीरियड, एजुकेशन जो IBA की एजुकेशन लोन स्कीम है उसमें मैक्सिमम मोरेटोरियम कितना होगा। ये तो बहुत ही सरल सवाल है और आप सभी कर भी लिए होंगे। जी हाँ, मैं बता दूं इसका सही उत्तर है सी, स्टडी पीरियड प्लस 1 year। जी हाँ, इसका सही उत्तर है सी, स्टडी पीरियड प्लस 1 year इसका मैक्सिमम मोरेटोरियम पीरियड है। जी हाँ दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। सवाल नंबर 5 के अनुसार, हु मॉनिटर्स द प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना। जी हाँ, प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना को है कौन मॉनिटर करता है। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड नन ऑफ दिस। जी हाँ, प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना को जो है मॉनिटर कौन करता है, आपके ऑप्शन दिए गए हैं। जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको मॉनिटर करते हैं। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो इसको मॉनिटर करते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। चलिए बढ़ते हैं। अब सवाल नंबर 6 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। EEFC अकाउंट इज मेंटेन एज। जी हाँ, एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट बोलते हैं। एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट
कैसे मेंटेन किए जाते हैं, कौन से अकाउंट के रूप में, और आपके ऑप्शन हैं ए सेविंग अकाउंट के माध्यम से, बी करंट अकाउंट के रूप में, सी फिक्स डिपॉजिट के रूप में, या डी नन ऑफ दिस। जी हाँ, एक्सचेंज अर्नर जो फॉरेंसिक अकाउंट है ये एक्सपोर्टर हैं उनके लिए है, और ये जो हैं मेंटेन किए जाते हैं केवल करंट अकाउंट के रूप में। जी हाँ, इसमें एक्सपोर्ट क्रेडिट जो है इसमें क्रेडिट होते हैं, तो इसमें जो है करंट अकाउंट के रूप में इसको मेंटेन किए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा करंट अकाउंट। अब चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 7 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। सवाल नंबर 7 में पूछा गया व्हाट इज पारी पासू चार्ज। पारी पासू चार्ज क्या है, और ऑप्शन दिया है चार्ज ऑन करंट एसेट, बी है फ्लोटिंग चार्ज, सी है चार्ज ऑन गवर्नमेंट ड्यू, एंड डी है चार्ज इन फेवर ऑफ मेनी क्रेडिटर एट देयर इक्वल फुटिंग। तो जी हाँ, इसमें पूछा गया पारी पासू चार्ज क्या है। दोस्तों इसका सही उत्तर है डी, चार्ज इन फेवर ऑफ मेनी क्रेडिटर ऑन देयर इक्वल फुटिंग। जी हाँ, पारी पासू चार्ज ऐसा चार्ज होता है जहाँ किसी फर्म को, कंपनी को एक से ज़्यादा बैंक लोन देते हैं, मेनी क्रेडिटर होते हैं, और वहाँ पर जो सिक्योरिटी पर जो चार्ज होता है वो पारी पासू चार्ज लगता है। उनके जितना अमाउंट वो लोन दिए हैं उस प्रोरेटा बेस पे उनमें चार्ज क्रिएट होता है, इसको बोलते हैं पारी पासू चार्ज। तो यहाँ उत्तर होगा चार्ज इन फेवर ऑफ मेनी क्रेडिटर ऑन देयर इक्वल फुटिंग, जैसा उन्होंने लोन दिया उस आधार पर प्रोरेटा बेस पे चार्ज होगा। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 8 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। सवाल नंबर 8 के अनुसार एज पर आरबीआई मास्टर सर्कुलर द ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल क्रेडिट कार्ड इज टू इंक्रीज द फ्लो ऑफ क्रेडिट टू इंडिविजुअल फॉर एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी इन ब्लैंक सेक्टर इन फॉलोइंग सेक्टर। जी हाँ, आरबीआई के मास्टर सर्कुलर के अनुसार जनरल क्रेडिट कार्ड जो है लोन बढ़ावा देने के लिए किन एरिया के सेक्टर के एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा देने के लिए बांटे जाते हैं। आपके ऑप्शन है नॉन फर्म सेक्टर, एमएसएमई सेक्टर, प्रोडक्टिव सेक्टर, नन ऑफ दिस। जी हाँ, जो जनरल क्रेडिट कार्ड हैं वो फ्लो ऑफ क्रेडिट इंडिविजुअल का बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं, वो है नॉन फर्म सेक्टर का। जी हाँ, इसका सही उत्तर है नॉन फर्म सेक्टर को बढ़ावा मिलता है जनरल क्रेडिट कार्ड से। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 9 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। जी हाँ, सवाल नंबर 9 के अनुसार इफ ए बैंक गारंटी इज इशूड विथ ए मिनिमम क्लेम पीरियड ऑफ 1 ईयर ऑन टॉप ऑफ गारंटी पीरियड द सच गारंटी विल हैव द बेनिफिट ऑफ एक्सेप्शन 3 to सेक्शन 28 ऑफ फॉलोइंग एक्ट। जी हाँ, बैंक गारंटी अगर 1 साल के लिए मिनिमम क्लेम पीरियड 1 साल के लिए जारी किया गया है गारंटी पीरियड, तो ऐसे गारंटी में वो एक्सेप्शन कब, कौन से सेक्शन 28 के तहत एक्सेप्शन 3 मिलता है, और वो कौन से एक्ट के तहत दिए जाते हैं। आपके ऑप्शन हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, एंड डी नन ऑफ दिस। जी हाँ दोस्तों, इसमें पूछा गया बैंक गारंटी मिनिमम क्लेम पीरियड 1 साल का है, लेकिन उसकी सीमा की वैधता को भी एक्सेप्शन प्रदान करता है इस सेक्शन 28 ऑफ, ये है इसका सही उत्तर है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जी हाँ, इसका सही उत्तर है अंडर सेक्शन 28 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जी हाँ दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 10 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है, और सवाल नंबर 10 के अनुसार देखिए एज पर केवाईसी नॉर्म्स ब्रांचेस कैन होल्ड account managed by professional intermediaries on behalf of entities like mutual fund, pension or other fund। KYC नॉर्म्स के अनुसार जो शाखाएं हैं, बैंक की शाखाएं हैं, वो कौन सा अकाउंट मैनेज करती हैं। प्रोफेशनल इंटरमीडिएट जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया, पेंशन फंड हो गया, अदर फंड मेंटेन करने के लिए KYC गाइडलाइन के अनुसार बैंकों को उनके कौन से अकाउंट मैनेज करने हैं। आपके ऑप्शन है एग्रीगेट अकाउंट, कलेक्शन अकाउंट, पुल्ड अकाउंट, कंसोलिडेट अकाउंट। जी हाँ, यहाँ पर सही उत्तर है KYC गाइडलाइन में इसकी अनुमति दी गई है शाखाओं को मेंटेन करने के लिए, वो है पुल्ड अकाउंट की। जो प्रोफेशनल इंटरमीडिएट्स हैं जैसे म्यूचुअल फंड है, पेंशन फंड है, अदर फंड है, ये जो है पुल्ड अकाउंट मैनेज करेंगे बैंकों के साथ, तो इसका सही उत्तर होगा पुल्ड अकाउंट। चलिए बढ़ते हैं, आप सवाल नंबर 12 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। सवाल नंबर 12 के अनुसार द लाइबिलिटी ऑफ बैंक ऑन इशूइंग बैंक गारंटी इशूड बाई इट। अगर कोई बैंक गारंटी इशू करता है, बैंक गारंटी इशू करता है, तो वो कौन सी लाइबिलिटी होती है। तो आपके ऑप्शन है करंट लाइबिलिटी, बी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, कंटिजेंट लाइबिलिटी एंड नन ऑफ दिस। जी हाँ, जब बैंक अपने कस्टमर के बिहाफ में गारंटी इशू करते हैं तो उसको बोलते हैं कंटिजेंट लाइबिलिटी। जी हाँ, कंटिजेंट लाइबिलिटी, क्योंकि बैंक जो है गारंटी देते हैं कि अपने कस्टमर के बिहाफ में कि इनके साथ सौदा कर लीजिए, अगर ये पेमेंट नहीं करेंगे तो पेमेंट का भुगतान मैं करूंगा, तो ये गारंटी होती है, तो इसको बोलते हैं कंटिजेंट लाइबिलिटी। इसको आकस्मिक देवताएं भी बोलते हैं। इट मे बी राइज, इट मे नॉट बी राइज, ये पैदा हो भी सकते हैं, ये पैदा नहीं भी हो सकते हैं,
इसलिए इसको बोलते हैं कंटिजेंट लायबिलिटी, आकस्मिक देयताएं, और इनको बैलेंस शीट के फुट नोट में दिखाया जाता है। बैलेंस शीट का हिस्सा नहीं होते हैं, बैलेंस शीट के फुट नोट में दिखाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है कंटिजेंट लायबिलिटी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। आप सवाल नंबर 13 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। सवाल नंबर 13 के अनुसार, इन विच स्टेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूव्ड मर्जर ऑफ 13 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स टू फ्रॉम वन बैंक इन द नेम ऑफ स्टेट। जी हाँ, ऐसे कौन से स्टेट में हाल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 13 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक को एक स्टेट के कोऑपरेटिव बैंक के साथ मर्ज कर दिया? जी हाँ, इसके ऑप्शन आपको दिए गए हैं मध्य प्रदेश, केरला, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। जी हाँ दोस्तों, आरबीआई ने 13 डिस्ट्रिक्ट जो कोऑपरेटिव बैंक हैं उनको स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के साथ मर्ज किया है, और एक स्टेट जो स्टेट है वहाँ पर है वो उसका नाम है केरला। जी हाँ, सही उत्तर है केरला। चलिए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। सवाल नंबर 14 में पूछा गया डिफरेंस बिटवीन टर्म लोन एंड डिफरमेंट पेमेंट गारंटी। जी हाँ, यहाँ पर पूछा गया है टर्म लोन और डीपीजी, डिफरमेंट पेमेंट गारंटी में क्या अंतर है, और आपके ऑप्शन दिए हैं ईएमआई का, लॉन्ग टर्म लोन का, आउटले ऑफ फंड है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पूछा गया है टर्म लोन और डिफरमेंट पेमेंट गारंटी। जब कोई व्यापारी मर्चेंट मशीन खरीदते हैं, और जब मशीन खरीदते हैं और उनका भुगतान जो है किस्तों में अदा करते हैं, तो हर किस्त के प्रति जो बैंक गारंटी इशू की जाती है उसको डीपीजी बोलते हैं। टर्म लोन में क्या होता है कि लोन में पूरा पैसा उठा के जो है डीलर को दे दिया जाता है, जब डीलर के पास पेमेंट मिल जाता है तो वो मशीन की सप्लाई कर देता है, तो उसको टर्म लोन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब किस्तों में मशीन मंगाई जाती है, जब व्यापारी जो है डीलर से किस्तों में मशीन मंगाया और उसका भुगतान किस्तों में करेगा, तो हर किस्त के प्रति जो बैंक गारंटी जारी हो जाती है उसको बोलते हैं डिफरमेंट पेमेंट गारंटी। तो यहाँ पर जो अंतर होता है वो आउटफ्लो ऑफ फंड होता है, आउटफ्लो ऑफ फंड। तो इसका सही उत्तर होगा आउटफ्लो ऑफ फंड। चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 15 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। In April 2019, Department of Telecommunication has given approval for merger of Tata Tele Services with। अप्रैल 2019 में टेलीकम्युनिकेशन विभाग ने टाटा टेली सर्विसेज को किसके साथ मर्जर की अनुमति दी थी, अप्रूवल दी थी, स्वीकृति? आपके ऑप्शन है वोडाफोन टेलीकॉम, रिलायंस टेलीकॉम, आइडिया टेलीफोन, भारती एयरटेल। जी हाँ, इसका सही उत्तर होंगे भारती एयरटेल के साथ उन्होंने मर्जर के लिए अप्रूवल दिया था। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने टाटा टेली सर्विसेज का मर्जर का, तो इसका सही उत्तर होगा भारती एयरटेल। चलिए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है, और सवाल नंबर 15 के अनुसार, टू बी एलिजिबल फॉर फाइनेंसिंग अंडर प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एनुअल फैमिली इनकम क्राइटेरिया। अगर प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंदर लोन लेना है तो उस हितग्राही के इनकम क्राइटेरिया कितना है? जी हाँ दोस्तों, पीएमईजीपी में एज सच इनकम क्राइटेरिया पूछा गया है यहाँ पर, और आपके ऑप्शन दिए गए हैं ₹3 लाख, ₹6 लाख, नो इनकम क्राइटेरिया एंड नन ऑफ दिस। जी हाँ, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में लोन लेने के लिए हितग्राही या उनके परिवार के लिए कोई भी एनुअल इनकम क्राइटेरिया नहीं रखा गया है, तो यहाँ सही उत्तर होगा सी, नो इनकम क्राइटेरिया। जी हाँ दोस्तों, अब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। सवाल नंबर 17 के अनुसार, अंडर सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्री क्लिनिक एंड एग्रो बिजनेस सेंटर द प्रोजेक्ट सीलिंग ऑफ इंडिविजुअल अदर देन सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। जी हाँ, यहाँ पर पूछा गया एग्री क्लिनिक एंड एग्रो बिजनेस सेंटर में जहाँ डिप्लोमा जो एग्रीकल्चर में डिप्लोमा हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उनको एग्री क्लिनिक और एग्रो बिजनेस सेंटर डेवलप करने के लिए ऋण सहायता दी जाती है। तो उस स्कीम के तहत मैक्सिमम प्रोजेक्ट कास्ट की सीलिंग कितनी है इंडिविजुअल के रूप में? तो आपके ऑप्शन है ₹10 लाख, ₹20 लाख, ₹25 लाख, ₹30 लाख। जी हाँ, तो इसका सही उत्तर होगा ₹20 लाख। इंडिविजुअल के केस में जो सीलिंग है ₹20 लाख, और अगर सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है तो 25 लाख होता है। अगर इंडिविजुअल है तो वहाँ पर उसका मैक्सिमम प्रोजेक्ट सीलिंग है 20 लाख, और अगर सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है तो होता है 25 लाख, और ग्रुप में अगर है तो मैक्सिमम सेलिंग 1 करोड़ है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा 20 लाख। जी हाँ, यहाँ सही उत्तर होगा 20 लाख। चलिए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। माइनर अकाउंट, इन माइनर अकाउंट माइनर कैन, माइनर खाते में माइनर क्या कर सकता है निम्नलिखित में से? तो उसका ऑप्शन दिए गए हैं माइनर कैन नेगोशिएटिव बिल, माइनर कैन इशू ए चेक, माइनर कैन मॉर्गेज ए प्रॉपर्टी एंड डी नन ऑफ दिस। जी हाँ, जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें सही उत्तर है नेगोशिएट भी कर सकता है माइनर, और माइनर चेक भी इशू कर सकता है, लेकिन माइनर जो है मॉर्गेज नहीं कर सकता प्रॉपर्टी का। तो यहाँ सही उत्तर होगा सी, माइनर कैन नॉट मॉर्गेज यहाँ पर प्रॉपर्टी, तो मॉर्गेज नहीं कर सकता है। तो यहाँ सही उत्तर होगा
मॉर्गेज। ये बढ़ते हैं सवाल नंबर 19 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है और सवाल नंबर 19 के अनुसार व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एडवांस टू एग्रीकल्चर अंडर प्रियोरिटी सेक्टर। जी हाँ, बहुत सरल सा सवाल पूछा गया है कि एग्रीकल्चर को कितना टारगेट दिया गया है प्रियोरिटी सेक्टर में, जो एएनबीसी का कितना परसेंट दिया गया है, टारगेट रखा गया है, क्योंकि प्रियोरिटी सेक्टर एडवांसेस को गवर्नमेंट द्वारा टारगेट दिए जाते हैं, तो वो टारगेट जो है एग्रीकल्चर में कितना है। आपके ऑप्शन है 10% ऑफ एएनबीसी, 18% ऑफ एएनबीसी, 20% ऑफ एएनबीसी एंड 25% ऑफ एएनबीसी। जी हाँ, ये तो बड़ा सरल सा सवाल है, इसका सीधा उत्तर है ए 18% ऑफ एएनबीसी, क्योंकि 40% प्रियोरिटी सेक्टर का है और 18% जो है एएनबीसी का है, 10% जो है वीकर सेक्शन का है। तो यहाँ सही उत्तर होगा 18% ऑफ एएनबीसी एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। चलिए बढ़ते हैं आप सवाल नंबर 20 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। सवाल नंबर 20 के अनुसार स्वच्छता भारत मिशन इन ग्रामीण एरिया इज मॉनिटर बाई। जी हाँ, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एरिया में कौन मॉनिटर करता है। आपके ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन, नन ऑफ दिस। जी हाँ, स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण एरिया में है उसको मॉनिटर करते हैं और इसका सही उत्तर है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट जो है इसको मॉनिटर करता है। तो इसका सही उत्तर होगा सी, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 21 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। सवाल नंबर 21 के अनुसार मैक्सिमम लोन टू जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप। जी हाँ, पूछा गया है मैक्सिमम लोन जो है जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप को कितना दिए जाते हैं। आपके ऑप्शन है 50,000, 1 लाख और 2,50,000 एंड 5 लाख। जी हाँ, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप 4 से 10 लोगों का एक ग्रुप होता है और ये जो ग्रुप है बैंकों से लोन लेने के लिए, लोन रेस करने के लिए ही बनाए जाते हैं और इसमें जो इंडिविजुअल को मैक्सिमम लोन है 50,000 होता है, ग्रुप को जो मैक्सिमम लोन होता है 5 लाख होता है। तो यहाँ ग्रुप पूछा गया है इसलिए इसका सही उत्तर होगा 5 लाख, डी इसका सही उत्तर है 5 लाख। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ साथ ये सवालों के जवाब नोट कर रहे होंगे या तो इसका उत्तर लिख रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं आप सवाल नंबर 22 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। सवाल नंबर 22 के अनुसार विच बैंक सेंड्स OTP फॉर विड्रॉल अबव 10,000 इन ATM फ्रॉम 8 AM टू 8 PM। जी हाँ, कौन बैंक है सबसे पहले जो सुबह के 8 बजे से रात के 8 बजे तक 10,000 से ऊपर के विड्रॉल पे OTP भेजते हैं। और आपके ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करी इसकी कैनरा बैंक ने, जो 10,000 से ऊपर में OTP भेजते हैं 8 बजे से लेके सुबह 8 से लेके रात के 8 बजे तक। तो सही उत्तर होगा कैनरा बैंक। जी हाँ दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 23 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। एग्जाम्पल ऑफ प्लेज बाई बैंक लोन अगेंस्ट। एक उदाहरण बताइए निम्नलिखित में से कि प्लेज का उदाहरण क्या है जो बैंकों से लोन दिए जाते हैं प्लेज जो हैं। तो आपके ऑप्शन है NSC, अगेंस्ट LIC पॉलिसी, अगेंस्ट ओन डिपॉजिट, अगेंस्ट गोल्ड। जी हाँ, यहाँ प्लेज का उदाहरण पूछा गया है। देखिए NSC इसमें असाइनमेंट होता है, LIC पॉलिसी में भी असाइनमेंट होता है, डिपॉजिट में भी असाइनमेंट होता है। तो डी इसका सही उत्तर है, डी गोल्ड, ये प्लेज रखा जाता है और लोन दिया जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा डी गोल्ड। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 24 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। इस मिंट बाई क्रिस्टलाइजेशन ऑफ एन ओवरड्यू इंपोर्ट बिल अंडर LC। जी हाँ, यहाँ पर पूछा गया है क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है। जब इंपोर्ट बिल, जो लेटर ऑफ क्रेडिट में इंपोर्ट बिल होते हैं ओवरड्यू हो गए तो उनके क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। बिल इज स्क्रूटनाइज, बी कन्फर्मेशन ऑफ करेंसी एंड इंश्योरेंस, एंड सी इज कन्वर्टिंग बिल्स इनटू इंडियन रुपीज ऑफ कस्टमर लाइबिलिटी, एंड डी है नन ऑफ दिस। जी हाँ, क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है जो इंपोर्ट बिल हैं अंडर LC ओवरड्यू हैं उनको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करना। तो इसका सही उत्तर होगा सी, कन्वर्टिंग बिल्स इनटू इंडियन रुपीस ऑफ कस्टमर लाइबिलिटी। जी हाँ, यहाँ उत्तर होगा सही सी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं सवाल नंबर 25 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। और सवाल नंबर 25 के अनुसार ए इज द अकाउंट होल्डर, ही गिव्स ए पावर ऑफ अटॉर्नी टू बी, ए चेक इज साइंड बाय बी and is presented in bank after the death of B. What should bank do? यहाँ पूछा गया है ए एक अकाउंट होल्डर है जिसने पावर ऑफ अटॉर्नी दिया हुआ है और एक चेक जो है बी का साइन हुआ प्रेजेंट होता है जो बी के मृत्यु के बाद प्रेजेंट होता है। तो बैंक जो है वो क्या करेगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन है बैंक विल नॉट पे, बैंक विल पे, बैंक विल पे इफ डेट इन चेक इज प्रियर टू द डेथ, नन ऑफ दिस। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए ए पावर ऑफ अटॉर्नी दिया हुआ है बी को, बी ने एक चेक साइन किया है और बी की मृत्यु हो जाती है और चेक प्रेजेंट होता है।
तो बैंक विल पे, बैंक पे कर देगी अगर वो उस चेक में जो डेट लिखा है वो प्रियर टू द डेथ, अगर उसके डेथ के पहले के चेक जारी किए गए हैं तो बैंक उसको पे कर देगी। तो इसका उत्तर होगा सी। जी हाँ दोस्तों, आप बढ़ते हैं। सवाल नंबर 26 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। What is the time limit of acceptance of ombudsman award by complainant after which it shall not be binding on bank? जी हाँ, वो टाइम लिमिट कब है जिसमें ओम्बुड्समैन स्वीकार करता है शिकायतकर्ता से, जिसमें बैंक को बाध्यता नहीं होती है, और वो टाइम लिमिट कितना है जिसके बाद वो स्वीकार करेगा? अब 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन, नन ऑफ डेज। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा 30 डेज। जी हाँ, 30 डेज की बाइंडिंग है कि पहले 30 डेज जो है बैंक में समय देना है, उसके बाद ही वो ओम्बुड्समैन के पास जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा 30 डेज। चलिए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 27 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। जी हाँ दोस्तों, सवाल नंबर 27 के अनुसार विद इन हाउ मेनी डेज अंडर सरफेसी सेल नोटिस इज टू बी पब्लिश आफ्टर टेकिंग फिजिकल पोजीशन। जी हाँ, सरफेसी में पहले 13(2) डिमांड नोटिस जारी हुआ 60 डेज का, फिर उसके बाद 13(4) पोजीशन नोटिस जारी हुआ। अब फिजिकल पोजीशन करने के कितने दिनों बाद सेल नोटिस जारी करना पड़ता है? और आपके ऑप्शन है 15 डेज, 30 डेज, 7 डेज एंड नन ऑफ दिस। जी हाँ दोस्तों, ये इसका सही उत्तर होगा 7 डेज। जी हाँ, सेल नोटिस जो है फिजिकल पोजीशन लेने के 7 दिनों के अंदर, पोजीशन लेने के 7 दिनों के अंदर 2 लीडिंग न्यूज़पेपर में छापना होता है, जिसको बोलते हैं पोजीशन नोटिस। जी हाँ, इसका सही उत्तर है 7 डेज। जी हाँ दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 28 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। एनुअल फैमिली इनकम ऑफ EWS अंडर PMAY। जी हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना जो सरकार की बहुमुखी आवास योजना है, हर व्यक्ति को एक घर होना चाहिए, ये सपना लेके 2022 तक के ये रखा गया है। और एनुअल फैमिली इनकम पूछा गया है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में योग्यता। आपके ऑप्शन है ₹3 लाख, ₹6 लाख, ₹12 लाख, ₹18 लाख। जी हाँ दोस्तों, यहाँ सही उत्तर होगा ए, ₹3 लाख। अगर 3 लाख से नीचे है तो उसको वीकर सेक्शन कहलाएंगे, 3 लाख से लेकर 6 लाख है तो उसको लोअर इनकम ग्रुप LIG कहलाएंगे, और 6 लाख से 12 लाख है तो उसको MIG 1 कहलाएंगे, और 12 लाख से 18 लाख हैं तो उसको MIG 2 कहलाएंगे। तो यहाँ पूछा गया है EWS का, तो इसका सही उत्तर होगा 3 लाख। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। अब सवाल नंबर 29 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। और सवाल नंबर 29 के अनुसार पेनल्टी चार्ज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर पर पीस ऑफ म्यूटिलेटेड नोट फाउंड इन सॉइल्ड नोट्स पैकेट रेमिटेड टू RBI इरिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पूछा गया है कि रिजर्व बैंक द्वारा कितनी पेनल्टी लगाई जाती है पर पीस में अगर कोई म्यूटिलेटेड नोट मिलता है सॉइल नोट के पैकेट में जो रिजर्व बैंक को रेमिट की जाती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट, चाहे वो कितने अमाउंट का भी नोट हो, तो वो पेनल्टी कितनी है? आपके ऑप्शन है ₹10 पर पीस, ₹100 पर पीस एंड ₹50 पर पीस एंड नन ऑफ दिस। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी सॉइल नोट के पैकेट में एक नोट भी म्यूटिलेटेड मिला तो उसमें जो पेनल्टी है ₹50 पर पीस, ₹50 पर पीस ये पेनल्टी है रिजर्व बैंक लगाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ₹50। चलिए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 30 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। हाउ मच रुपीज़ पर डे इज टू बी पेड इफ रॉन्ग कस्टमर ट्रांजेक्शन बाई ATM इज नॉट रिवर्स विद इन T+5 डेज। अगर किसी कस्टमर का ATM से ट्रांजेक्शन हो जाता है और वो फेल ट्रांजेक्शन हो जाता है, मतलब वो ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है लेकिन उसका अकाउंट डेबिट हो जाता है और कस्टमर कंप्लेंट करता है बैंक में, तो वो पैसा जो है ट्रांजेक्शन प्लस 5 दिनों के अंदर जमा हो जाने चाहिए। अगर जमा नहीं हुए तो कितनी पेनल्टी है बैंक को? और ये ऑप्शन आपके हैं। ऑप्शन ए ₹100 पर डे, ₹1000 पर डे, ₹50 पर डे एंड नन ऑफ दिस। तो इसका सही उत्तर होगा ₹100 पर डे। जी हाँ, फेल ट्रांजेक्शन T+5 डे में आ जाना चाहिए, नहीं तो ₹100 पर डे पेनल्टी होगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 31 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। व्हेन ए लोन इज पेड बाय गारंटर द राइट ऑन सिक्योरिटी गोज टू गारंटर, व्हाट इज कॉल्ड द राइट। अगर किसी लोन को गारंटर द्वारा पेड कर दिया जाता है, मान लीजिए किसी ने लोन लिया किसी की गारंटी पर और वो लोन नहीं चुका पा रहा है, तो बैंक जो है गारंटर को इंसिस्ट करती है, गारंटर को नोटिस भेजती है, तो गारंटर द्वारा उस लोन को पटा दिया जाता है। तो जैसे ही गारंटर द्वारा पटा दिया जाता है तो जो सिक्योरिटी जो बैंक के पास है वो डिस्चार्ज हो जाती है बैंक से, और वही सिक्योरिटी जो है गारंटर को चली जाती है। वो अधिकार चले जाते हैं कि उस सिक्योरिटी पर गारंटर कब्जा कर सकता है। इस अधिकार को क्या कहते हैं? जी हाँ, इसके ऑप्शन है राइट टू रिटेन, राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन,
राइट ऑफ सब्रोगेशन एंड राइट टू सेट ऑफ। जी हाँ दोस्तों, वो अधिकार जो गारंटर के द्वारा भुगतान करने के बाद जो एक्चुअल में देनदार है वहाँ से मिल जाता है, उसको बोलते हैं राइट ऑफ सब्रोगेशन, जिसको बोलते हैं राइट ऑफ सब्रोगेशन। तो इसका सही उत्तर होगा राइट ऑफ सब्रोगेशन। जी हाँ दोस्तों, अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 32 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। पोर्टल लॉन्च बाय फाइनेंस मिनिस्टर फॉर सेल ऑफ एसेट बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक। जी हाँ, हाल ही में गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट लॉन्च किया है, एक पोर्टल लॉन्च किया है जहाँ पर सभी बैंक, फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने प्रॉपर्टी सेल एसेट्स जो हैं उसको बेच सकते हैं। और उस वेबसाइट का नाम क्या है? ऑप्शन है ई कुबेर, बी है ई विक्रय, सी कॉमर्स एंड डी ई डिजिधन। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर है ई विक्रय। ई विक्रय करके एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसमें पहले क्या होता था, अगर हम कोई सिक्योरिटी, हमारे यहाँ मॉर्गेज है, उसको बेचना चाहते हैं तो अपने ही लोकल एरिया में बेचते थे पेपर में निकाल के, लेकिन अब पूरे इंडिया में कहीं भी बेच सकते हैं। उसको एक पोर्टल में लॉन्च किया है फाइनेंस मिनिस्टर ने सेल करने के लिए, एसेट सेल करने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक के लिए। तो वो पोर्टल है ई विक्रय। जी हाँ, ई विक्रय के माध्यम पर ग्लोबल तरीके से बेचा जा सकता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं। अब सवाल नंबर 33 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। सवाल नंबर 33 के अनुसार द फर्स्ट इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जी हाँ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के फर्स्ट वुमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन है? आपके ऑप्शन है तरुणा गर्ग, एम जयश्री व्यास, उषा सेंगवान और शशिकांता दास। जी हाँ, इसका सही उत्तर है एम जयश्री व्यास। जी हाँ, एम जयश्री व्यास जो हैं फर्स्ट जो वुमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बनाए गए हैं। तो इनका सही उत्तर है एम जयश्री व्यास। जी हाँ, इसका सही उत्तर है एम जयश्री व्यास। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं। अब सवाल नंबर 34 आपके स्क्रीन पर है इस प्रकार। सवाल नंबर 34 के अनुसार द डिजिधन मिशन फिनटेक अवार्ड गिवन टू। जी हाँ, वर्ष 2018-19 का डिजिधन मिशन फिनटेक अवार्ड जो है किसको मिला है? आपके ऑप्शन है भारत पे, जियो मनी और ओला मनी, नन ऑफ दिस। जी हाँ, जो डिजिधन मिशन फिनटेक अवार्ड 2018-19 का वो मिला है भारत पे को। और इसके रिटेल स्टोर लगभग 20 लाख से ज़्यादा रिटेल स्टोर हैं जहाँ पर ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट होता है। तो इस आधार पर उसको अवार्ड मिला है। तो इसका सही उत्तर है भारत पे। जी हाँ दोस्तों, अब हमने 34 सवाल हल कर लिया है यहाँ पर। अब आज के इस वीडियो के अंतिम सवाल पे चर्चा करते हैं। सवाल नंबर 35 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज रजिस्टर्ड विद। जो LLP बोलते हैं, जिसमें लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म होते हैं, वो रजिस्टर्ड होते हैं किनके साथ? आपके ऑप्शन है कुछ इस प्रकार, ए ROC, बी स्टेट फॉर्म में, सी रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, डी नन ऑफ दिस। जी हाँ दोस्तों, लिमिटेड पार्टनरशिप के बारे में पूछा गया कि ये रजिस्ट्रेशन किसके साथ होंगे और आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो मैं ये सवाल आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप लोग कमेंट करके इसका उत्तर बताइए कि इनमें से सही उत्तर क्या होगा। और मुझे अच्छा लगेगा आप लोग अगर कमेंट करके इसका उत्तर बताएंगे, क्योंकि आज हम इस वीडियो के माध्यम से हमने 35 सवालों पर चर्चा करी, जो हमारे एक साथी मिश्रा जी ने भेजा था यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के, जो 2 जनवरी 2020 को आए थे स्किल 1 to 2 के प्रमोशन एग्जाम में। तो ये मेमोरी रिकॉर्ड क्वेश्चन थे, और इन मेमोरी रिकॉर्ड क्वेश्चन करने से हमें ट्रेंड पता चलता है। ये अनुभव के आधार पर बता सकता हूँ कि लगभग 30 से 35% जो है मेमोरी रिकॉर्ड क्वेश्चन हूबहू दूसरे बैंकों के प्रमोशन एग्जाम में भी आ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेमोरी रिकॉर्ड क्वेश्चन का ये सीरीज़, ये वीडियो जो है आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और इससे आपको पता चला होगा कि किस तरह के सवाल जो हैं स्केल 1 to 2 प्रमोशन एग्जाम में आते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कर दीजिए, अगर चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपके सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच।